हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम DELED थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 5। तो दोस्तों, आज इस अध्याय का नाम है पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों, यहाँ पर अन्य पाठ्य पुस्तक का मतलब है कि पाठ्य पुस्तकों को जो भी आप सिलेबस के बाहर की होती हैं उनको किस तरह से बच्चों को पढ़कर समझाना होता है, बच्चे किस तरह से उसको सही ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों, छात्रों की हिंदी भाषा में पठन दक्षता को पुष्ट करने के लिए ये आवश्यक होता है कि छात्रों को भाषा से संबंधित अन्य पाठ्य वस्तुएं या सहायक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। छात्रों में पठन क्षमता विकसित करने के लिए भी सहायक पुस्तकों को उपलब्ध कराते समय उनकी रुचियों और उनकी जिज्ञासाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाषा विकास के लिए भी पाठ्य पुस्तक ऐसी हो कि छात्र उसे पढ़कर उसके भाव को समझ सके, क्योंकि पढ़ने का अर्थ केवल सार्थक ध्वनि प्रतीकों एवं लिपि चिन्हों को पहचानना ही नहीं है, बल्कि पहले सुनी हुई सार्थक ध्वनियों के शब्दों को पढ़कर उनका अर्थ ग्रहण करना भी है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि जो पाठ्य पुस्तक है, बच्चे उसको केवल उसकी ध्वनियों को सुनकर और समझकर और उसकी लिपियों को देखकर लिखना ही ना सीखे, बल्कि उसको प्रत्येक के ढंग से कह सकते हैं लिखना, पढ़ना, बोलना भी सीखें। अगर दोस्तों हम बात करें प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पठन कौशल विकसित करने के लिए, तो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त बालोपयोगी जो भी बालकों के लिए उपयोगी पत्रिकाएं हैं या छोटी छोटी कहानियां या फिर कविताएं हैं या फिर प्रेरक प्रसंग, पहेलियां, बूझो तो जाने, वर्ग पहेली, चित्रों में अंतर ढूंढना, रास्ता ढूंढकर बाहर निकलो और चित्र भरो शीर्षक वाली पुस्तकें, समाचार पत्रों की मनोरंजन पूर्ण कटिंग तथा विभिन्न कवियों एवं लेखकों की पुस्तकों के मनोरंजक अंश आदि अन्य सहायक पाठ्य सामग्री के रूप में दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छात्रों के संबंध में, जहाँ पर उनके पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त छोटी छोटी कहानियों की पुस्तकें शिक्षक के द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए, या फिर उनके साथ प्रेरक प्रसंग जैसे पहेलियाँ या फिर बूझो तो जाने, ये सारे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिससे कि उनका क्या हो, बौद्धिक विकास हो और साथ ही उनके अंदर भाषा कौशल का विकास हो, उनका भी विकसित हो। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत हम लोग यही सारी चीज़ें देखेंगे। चूँकि ये पाठ आपके इस सिलेबस में केवल यही इतना इसका मेन उद्देश्य है कि किस तरह से हम अपने, चूँकि हम भावी अध्यापक या अध्यापिका हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरह से बच्चों के भाषा कौशल को विकसित करें, बच्चों में लिखावट, सुंदर लिखावट का कौशल विकसित करें। तो ये सारी चीज़ों के विषय में इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर देखिए, छात्रों में भाषा कौशल को विकसित करने के लिए अन्य पाठ्य पुस्तकों यानी कि पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों हम बच्चों को अपने पाठ्य पुस्तक से भी हट करके अन्य तरह की पुस्तकें प्रोवाइड करें, जैसे कविता हो जिसमें, या फिर पत्रिका कह सकते हैं, जिसमें छात्रों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ हो जो उनको एक प्रेरक के तौर पर भी और सही सही एक तरह से शिष्टाचार की बातें हों और साथ ही उन्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिले और उनका सर्वांगीण विकास होने के साथ साथ उनका भाषा कौशल भी विकसित हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अन्य पुस्तकों को पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, पढ़ने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा विकास के लिए पाठ्य पुस्तकों को अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के निम्न उद्देश्य निश्चित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर चूंकि ये जो चैप्टर है, यहाँ पर पूरा आपको बस ये समझना है कि हमें किस तरह से जो भी छात्र हैं उन्हें अपने पाठ्य पुस्तक से जोड़ते हुए अन्य पाठ्य वस्तु के विषय में भी भाषा कौशल विकसित करना और साथ ही उनके अंतर्गत उनका मानसिक विकास हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है, पठित विषय वस्तु का केंद्रीय भाव ग्रहण करना। तो किस तरह से जो छात्र हैं, जो भी पाठ्य वस्तुएं पढ़ रहे हैं, उसको किस तरह से वो उसके भाव को यानी कि उसके अर्थ को ग्रहण करें
और यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है सरल कहानियों, चुटकुलों, कविताओं, चित्र वर्णन, संवाद एवं पहेलियों को पढ़कर भाव ग्रहण करना और मनोरंजन हेतु पत्र पत्रिकाओं, कहानियों या अन्य विषय सामग्री को पढ़ने की उत्सुकता उत्पन्न करना। और नंबर 4 पर यहाँ पर देखिए भय, आश्चर्य, शोक आदि भावों के अनुसार विषय वस्तु को पढ़ना। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए छात्रों को किस तरह से उनके अंदर संवेदना पैदा की जाए कि किस तरह से वो जो भी हमारे भाव होते हैं, चाहे वो आश्चर्य का हो या भय का हो या शोक का हो, वो किस तरह से प्रकट करना सीखें, किस तरह से उसको यानी कि इमोशन को वो किस तरह से समझें। यहाँ पर हम कहानी के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और साथ ही उनके अंदर भाषा कौशल का विकास करते हैं। क्लियर? तो ये जो अन्य पाठ्य पुस्तक होते हैं पढ़ने के उद्देश्य होते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर नंबर 5 पर हम देखें पढ़ते समय शुद्ध एवं अशुद्ध वर्तनी में भी अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जो भी शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी आ रही है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती है, तो उसको भी छात्रों को सही ढंग से बताना। एक तरह से यहाँ पे अपठित गद्यांश की बात हो रही है दोस्तों। आपके अलग अलग बुक में हमने देखा कि कहीं पे अपठित गद्यांश करके दिया है, तो कहीं पर इसी तरह से दिया है कि अन्य पाठ्य पुस्तक को क्या क्या पढ़ने से लाभ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम ये चीज़ें समझ जाएंगे तो अपठित गद्यांश से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांश होते हैं जो कभी भी पढ़े ना गए हों। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए नंबर 6 पर है मुहावरे, लोकोक्तियों के अर्थ को संदर्भानुसार समझना और निबंध, कविता, कहानी, नाटक इत्यादि का उपयुक्त रूप से सस्वर वाचन करना और सभी वर्णों, स्वर, व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन को पहचान कर पढ़ना। तो चूंकि दोस्तों भाषा, यहाँ पे हम हिंदी भाषा को किस तरह से छात्रों को उनके विषय में डिटेल से बता सकें, उसके लिए हमें इन सारे बुक का सहारा लेना पड़ रहा है। एक तरह से जो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारी जो पाठ्यक्रम की बुक है वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि यहाँ पर छात्रों को हमें अलग अलग चीज़ों से जोड़ने के लिए अलग अलग तरह की बुक को देना पड़ता है और उसके विषय में उन्हें बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, और उसके माध्यम से हमें यहाँ पर छात्रों को ये भी बताना है कि इसमें स्वर कहाँ पे यूज हुआ है, व्यंजन कैसे यूज है और किस तरह से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। एक तरह से यहाँ पर छात्रों को छोटी छोटी बातों से भी अवगत कराते चलना है। और देखिए यहाँ पर 9 पर है पढ़ते समय एकाग्रता रखने की क्षमता का भी विकास करना, कि किस तरह से छात्रों के अंदर एकाग्रता विकसित हो, किस तरह से वो पढ़ाई में खुद को इन्वॉल्व कर पाए। क्लियर? और नंबर 10 पर देखिए वर्णों के मेल से बने शब्दों से वाक्य को पढ़ना और वर्णों के मेल से शब्दों के निर्माण की क्षमता का विकास करना। और यहाँ पर देखिए नंबर 12 पर है गति एवं विरामादि चिन्हों का ध्यान में रखकर पढ़ने का अभ्यास करना। दोस्तों आपको याद होगा कि जब आप छोटी कक्षाओं में रहते हैं तो आपको टीचर से 1 बाय 1 खड़ा करते हैं पढ़ने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर आपकी जो पढ़ने की फ्लुएंसी है, किस तरह से आपको पूर्ण विराम, अर्ध विराम पे किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से आपको अपने वाणी को स्थिर रखना है, किस तरह से अपने वाणी को आगे रखना है, किस तरह से विराम देना है। एक तरह से यहाँ पर भावों को भी व्यक्त करना है। जहाँ पे भय का भाव है वहाँ पे भय के भाव में, जहाँ पे शोक का भाव है वहाँ पे शोक के भाव में। तो एक तरह से छात्रों के अंदर ये अपठित गद्यांश के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं, जहाँ पे छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से छात्रों में इन सब चीज़ों के गुण तो विकसित ही होते हैं। उनके अंदर जो उनका अपना मानसिक विकास तो होता ही है, साथ ही यहाँ पर उनके भाषा कौशल का विकास होता है। क्लियर? एक यहाँ पर देखिए लिखित सामग्री या विषय वस्तु को धारा प्रवाह पढ़ना वो सीखते हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखें अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ने से लाभ। अब लाभ क्या क्या होते हैं? अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ने से छात्रों को निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1 पर है देखिए यहाँ पे अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ने से छात्र ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानने लगते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो ध्वनियाँ होती हैं प्रतीक के रूप में, उनको वो पहचानना शुरू कर देते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पे कैसे यूज हुआ है। और साथ ही यहाँ पर हम देखें तो छात्र वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना भी सीख जाते हैं और छात्र शब्दों को उचित दृष्टि सोपान में बांटकर उचित गति से उच्चारित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बस आपको सुनते चलना, ये सब इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद जानते हैं, ये सारी चीज़ें आपने खुद अनुभव की हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर छात्र वाक्य को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना सीख जाते हैं और संदर्भ के अनुसार छात्र शब्दों को भाव ग्रहण करने लगते हैं कि कहाँ पर जो शब्द हैं किस तरह के भाव के साथ यूज करने हैं, और लेखक के विचारों को समझकर छात्र पूर्व अर्जित ज्ञान से गठित पठित सामग्री से संबंध स्थापित करना भी सीख जाते हैं। तो जो भी गद्यांश या पद्यांश छात्र पढ़ रहे हैं उसमें जो लेखक है उसके क्या विचार हैं, उसको किस तरह से वो खुद से कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते सीखता है। और छात्र पठित सामग्री पर अपने विचार भी प्रस्तुत करने लगता है कि जो भी लेखक ने कहा है वहाँ पे कितनी सार्थकता है, यानी कि कितना सही है छात्र के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लगता है। और नंबर 8 पर हम देखें तो उन विचारों के आधार पर छात्र अपना आचरण स्थिर करना तथा उनके अनुसार व्यवहार करना सीख जाता है। यहाँ पर देखिए चूँकि जो कहानियाँ होती हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो जैसे अगर हम अपनी कक्षा में किसी भी चोरी से संबंधित कहानी सुना रहा है जिसमें हमने ये बताया कि चोरी करना बहुत ही बुरी आदत है, चोरी करने से हमें दंड मिलता है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर ये बात मन में बैठेगी कि हम ये सारी चीज़ें समाज विरोधी हैं और ये सारी चीज़ें हमारे परिवार के और हमारे जो भी समाज है उसमें ये सारी चीज़ें मान्य नहीं हैं। तो एक तरह से उनके अंदर भाषा का तो विकास होगा और उनके अंदर वो सारे गुण भी विकसित होंगे जो उनको अच्छे रास्ते पर लेके जाएंगे। और यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर छात्र पठित सामग्री पर अपने विचार प्रस्तुत करने लगता है और उन विचारों के आधार पर छात्र अपना आचरण स्थिर करना तथा उनके अनुसार व्यवहार करना सीख जाते हैं। छात्र में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है कि जब छात्रों को हम कहानी या कविता के माध्यम से किसी भी शीर्षक पर डिस्कस करते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ों के बारे में चिंतन करता है और उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें उसे फॉलो करना चाहिए। तो एक तरह से उसके अंदर कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, जहाँ पर कविताओं के माध्यम से उसके अंदर चीज़ों को, काल्पनिक चीज़ों को किस तरह से वो सोचेगा या कह सकते हैं कि किस तरह से उसके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं वो चिंतन शक्ति उसके अंदर डेवलप होती है कि किस तरह से वो किसी भी टॉपिक पर अपने विचार को रख सकता है और जहाँ पर उसे गलत या सही लगता है वो तर्क भी करता है। क्लियर? तो ये हो गया आपके अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने से लाभ। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अन्य पाठ्य वस्तु व सहायक पुस्तक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अन्य पाठ्य वस्तु और सहायक पुस्तक में क्या क्या चीज़ें दी हैं। यहाँ पे देखिए बालोपयोगी पत्रिकाएं, समाचार पत्र, अन्य बाल साहित्य और चित्र और अपठितांश। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये सारे अन्य पाठ्य वस्तु जहाँ पे छात्रों को भाषा कौशल में मदद भी करेंगे, उनका शारीरिक विकास भी करेंगे और उनके अंदर तर्क शक्ति और मानसिक क्षमता का भी विकास होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें बालोपयोगी पत्रिकाएं। यहाँ पर हम देखें तो जो भी पत्रिकाएं लिखी जा रही हैं आज के युग में उनका प्रकाशन तो हो रहा है। इनमें बच्चों की रुचि, कहानियाँ, कविताएं, चुटकुले, छोटे छोटे संवाद तथा पहेलियाँ होती हैं जिन्हें बाल पत्रिका में बड़े बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे इनको रुचिपूर्वक पढ़ते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो चंपक या ये सारे जो छोटी छोटी पत्रिकाएं हैं, चंपक वगैरह देखा होगा, इसमें देखेंगे नंदन, चंदा मामा, चकमक। तो ये जो पत्रिकाएं आती हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा छात्रों को रुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि छात्र उसमें इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें। जैसे आजकल हम देखेंगे यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो छात्रों को ऐसे चीज़ें परोस रहे हैं जहाँ पर वो कहीं ना कहीं अपने कल्पना शक्ति का भी विकास कर रहे हैं और वो चीज़ों को उसकी जो वास्तविकता है उसको भी समझ रहे हैं। तो इनमें चित्रों के माध्यम से जो प्रस्तुत सामग्री होती है छात्रों को पढ़ने के लिए आकर्षित करती है। तो एक तरह से देखेंगे आप जैसे जैसे हम अपनी कक्षा में बड़े होते जाते हैं वहाँ पर हमें बहुत ही जहाँ पे फैक्ट आते हैं वहीं पे हम चित्र का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें छोटे बच्चों की कक्षाओं में तो वहाँ पर चित्र के माध्यम से क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, चित्र के माध्यम से भाषा और चित्र के माध्यम से किसी भी कार्य को करने को, अच्छे बुरे कार्यों को दर्शाया जा रहा है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं जो छात्र या छोटे बच्चे होते हैं वो अपने आप को चित्र के माध्यम से कनेक्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ देखेंगे। अगर गुड थिंग या बैड थिंग के विषय में छात्रों को बताना है तो क्या चीज़ें गुड हैं, क्या चीज़ें बैड हैं, वहाँ पर
फिगर के माध्यम से समझाया जाता है। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें जो छात्र हैं ना, वो चीज़ों फिगर के माध्यम से जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और दोस्तों पंचतंत्र, कथा, सरिता सागर, बेताल 25, सिंहासन 32, ये सारी जातक कथाएं हैं जहाँ पर छात्रों को मनोरंजन भी मिलता है और साथ ही साथ उनके अंदर भाषा का विकास भी होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पहेली में बालोपयोगी पत्रिका में बच्चों के लिए कुछ पहेलियां दी जाती हैं, जिसको हल करके छात्रों को जो छात्र होते हैं उनका मानसिक विकास होता है। यानी कि जैसे आतंकी सा आता है, एक खलबली मचाता है, इंजेक्शन बीमार का, ताली से डर जाता है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पर बच्चे अपनी तर्क शक्ति का यूज करेंगे कि इसमें क्या है, जहाँ पर वो इंजेक्शन बीमार का यानी कि यहाँ पे जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया फैलाते हैं, और अगर हम ताली बजाते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पहेली के माध्यम से छात्रों को उनके बौद्धिक क्षमता का आंकन किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो चुटकुले होते हैं दोस्तों। चुटकुलों में देखिए जहाँ पे छात्रों में हास्य के माध्यम से, हास्य कला के माध्यम से कह सकते हैं, जहाँ पे छात्रों को इंटरटेन करने की कोशिश किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों की चतुराई एवं वार्तालाप की झलक के बारे में, तो एक छात्र दूसरे छात्र से पूछता है कि खेलने से क्या लाभ होते हैं, तो दूसरा छात्र उत्तर देता है कि उतनी देर हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, ये लाभ होते हैं। वेरी गुड। तो एक तरह से ये सारे चुटकुलों के माध्यम से छात्र कहीं ना कहीं जो मतलब मेन फैक्ट होता है उसको ना बता करके उसे अदर हट करके उसको हास्य के रूप में परोसा जाता है। अब हम देखें कविता के बारे में, तो बाल उपयोगी पत्रिका में छात्रों की रुचि की कुछ कविताएं भी होती हैं जो उन्हें पुस्तक को पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। जैसे बिस्कुट नमकीन करारे, ये मीठे पतले न्यारे, ये मनपसंद हैं सारे, बच्चों को लगते प्यारे। तो दोस्तों यहाँ पे जो तुकबंदी होती है ना, वो छात्रों को बहुत पसंद आती है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत पसंद आती है। और चूंकि इसमें वो उनके विषय में भी तो बताया जा रहा है, जहाँ बच्चों को खाना पसंद होता है, घूमना पसंद होता है, बात करना पसंद होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो कहानी की, तो कहानी भी छात्रों को, अगर आपकी कक्षा में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, अगर आप बच्चों को कह दें कि आज हम आपको कहानी सुनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, तो वो बहुत शांत हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। तो एक तरह से कहानी के माध्यम से मानसिक क्षमता भी डेवलप कर सकते हैं और उनका बौद्धिक विकास कर सकते हैं। तो एक तरह से इस तरह से कहानी के माध्यम से हम उनके अंदर नए नए गुणों का विकास भी कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग कहानी की जो थीम होती है उसके माध्यम से अगर हम छात्रों को सही ढंग से समझाते हैं, अच्छाई बुराई और जो भी आदर्श चीज़ें, आदर्श लोग हैं, या हमारे किसी भी विषय पे अगर पर्टिकुलर बात करें, कहानी के माध्यम से छात्र बहुत ही आसानी से उस चीज़ को समझ जाते हैं। दोस्तों अगर अभी हम, ऐसा थोड़ी ना है कि हर व्यक्ति के अंदर बचपन होता है, अगर अभी भी हमारे शिक्षक हमसे कहानी की बात करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब हमारा समय अलग है कि हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हमें अब शिक्षक की तरह ट्रीट करना है। लेकिन अगर हमें कोई कहानी सुनाता है तो आज हम भी कहानी सुनते। तो दोस्तों हमें यहाँ पर, चूँकि अगर हम देखें हमारे सिलेबस में मनोविज्ञान क्यों होता है, क्योंकि मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों की मनोवृत्तियों को समझता है और छात्र इस तरह क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, क्या उनकी रुचि होती है, क्या उनकी क्षमता है, क्या किस तरह से। यही रीजन है कि शिक्षक को मनोविज्ञान इसीलिए पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर शिक्षक मनोविज्ञान के माध्यम से अपने छात्रों की मनोवृत्तियों, क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं का ध्यान रखते हुए उनसे शिक्षण कार्य के माध्यम से उनके अंदर हर तरह के कौशल को विकसित करे। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें समाचार पत्र के माध्यम से भी, दोस्तों आजकल देखिए तो बच्चों के लिए, पर्टिकुलर बच्चों के लिए भी समाचार पत्र निकलते हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, उनके खेल से संबंधित बातें होती हैं और नए नए चीज़ों के विषय में उन्हें बताया जाता है। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें बच्चों में जागरूकता लाती हैं। क्लियर। और इसी तरह से हम देखें तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए दिया है कि यहाँ समाचार पत्र का एक लेख दिया जा रहा है, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें प्यार भरी, इसमें सौगातें कितने दिन कितनी है रातें तय कर आई मीलों पार, यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर तो ये समाचार पत्र में लिखा हुआ है चिट्ठी,
चिट्ठी में मन का प्यार, ये चिट्ठी लिखी हुई है, लेकिन इस चिट्ठी के माध्यम से देखिए एक स्टोरी निकल के आ रही है कि बच्चा अपने मन के भाव को किस तरह से व्यक्त कर रहा है और किस तरह से वो अपने माँ के दी हुई चिट्ठी को पढ़ रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हैं। और अन्य बाल साहित्य की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कवियों लेखकों ने अनेक बाल साहित्यों का सृजन किया। इसमें बालकों को रुचिकर एवं आकर्षित करने वाली कविताएं, कहानियां, चुटकुले चित्रों के साथ संग्रहित हैं। इसमें शिक्षक सहायक पुस्तक के रूप में छात्रों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। और बाल साहित्य का सृजन करने वाले प्रमुख लेखक राम नरेश त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुधा चौहान, ये सब लोग क्या, अमृतलाल नागर, ये सारे लोग क्या बाल साहित्य के माध्यम से छात्रों को वास्तविकता से तो परिचित कराते ही हैं, साथ ही यहाँ पर उनको मनोरंजक ढंग से उनके मानसिक विकास में भी मदद करते हैं, उनके भाषा कौशल में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आज आपको समझ में आई होंगी कि किस तरह से जो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक में को छात्रों को पढ़ाया जाता है, किस लिए शिक्षक अपने छात्रों में उनकी बौद्धिक क्षमता, उनके भाषा कौशल को विकसित करने के लिए अलग अलग जो भी पाठ्य वस्तु हैं उनका सहारा लेता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता था लिखाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं लिखाया है। ये सारी चीज़ें आपको बस समझनी है कि किस तरह से अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के क्या उद्देश्य होते हैं, या फिर अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, या फिर अपठित गद्यांश से छात्रों को क्या लाभ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अब आपके लिए पर्याप्त हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।